नमस्कार साथियों, आपका हमारे अपने चैनल टेल्स ऑफ व्हील्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम श्री अरविंद पचौरी जी। जी के साथ में बैठे हैं चर्चा करने के लिए इस मजदूर दिवस के संबंध में। आपका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं कि आप ट्रेड यूनियनों से संबंधित रहे हैं और इसके अलावा लखनऊ के शहीद स्मारक एवं शोध संस्थान के कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। आइए अब इस गुफ्तगू को आज यहीं से शुरू करते हैं। इसके संबंध में थोड़ा-सा मैं छोटी-सी भूमिका बताना चाहूँगा। एक फ़िल्म का गाना है, आप शायद सभी ने सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। उठाना। ये बड़ा प्यारा गाना हमारे सभी कामगार भाइयों, वो चाहे किसी ही प्रकार के केवल श्रम, शारीरिक श्रम से संबंधित हो या मानसिक श्रम से संबंधित हो, छोटे काम से लेकर के बड़े काम, सभी से ये संबंधित है और ये गाना मुझे इतना सटीक लगता है। इसके संबंध में थोड़ा-सा विस्तार में अगर मैं कहूँ, तो जो समाजों का बँटवारा है, एक हम पाशविक समाज देखते हैं और दूसरा मानवीय समाज। पाशविक समाज की जो चरित्र है वो कैसा है? वहाँ पर केवल मृत्यु का भय, शारीरिक क्षुधा की पूर्ति और अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा। 3 चीज़ों का ही केवल उनका मूलभूत उद्देश्य होता है, जिसको हम पशुचारी संस्कृति या पशुचारी सभ्यता में पाते हैं। आज के दौर में, भौतिकवादी दौर में, हमारे मनुष्य समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को मनुष्य कहता है, समझता है, लेकिन कहीं न कहीं वो उसी पाशविक वृत्ति में ही संलिप्त है। अंतर क्या है? वह उन 3 आवश्यकताओं के अलावा एक भौतिक क्षुधा की पूर्ति की दौड़ में लग गया है। इसके अतिरिक्त उसके पास भी कोई काम नहीं है। वह केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वो चाहे दैहिक हों या फिर भौतिक हों। उसके अलावा उसको भी केवल और केवल जीवन और मृत्यु का भय लगा हुआ है। तीसरा, वो केवल अपनी आने वाली पीढ़ी या अपनी इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी में सुरक्षित कर लेने की भावना के प्रति प्रेरित है। तीसरा, उसके अलावा कोई उत्तरदायित्व नहीं समझ में आता है। इससे अंतर होता कहाँ है मानवीय समाज में? मानवीय समाज उस समाज को कहते हैं जब वो इन 3 बिंदुओं से उठकर पारस्परिक सहयोग और सद्भाव की भावना, एक अतिरिक्त भावना के साथ में आपस में साहचर्य करता है, जहाँ पर एक-दूसरे का हाथ थाम करके एक साथ आगे बढ़ने की बात आती है। इसीलिए मुझे जब भी ये ख़्याल आता है तो ये गाना मुझे ज़रूर याद आता है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इस संसार में ख़ास तौर से जब हमने मानव विकास का दौर 17वीं-16वीं शताब्दी के बाद से देखा और ख़ास तौर से 18वीं शताब्दी के आते-आते पूरे संसार में एक औद्योगिक क्रांति आई, विशेषकर यूरोप में, तो वहाँ पर हमने यह भाव सबसे पहली बार श्रमिक आंदोलनों में देखा, जहाँ से इस अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस की भूमिका पड़ी थी। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए श्री पचौरी जी से निवेदन करूँगा कि एक बार वो थोड़ा-सा संक्षेप में हम लोगों को ये प्रकाश डालें कि इस अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस की भूमिका क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दुनिया के लगभग 80 देशों में जी, मनाया जाता है और सार्वजनिक अवकाश उस दिन रहता है। जी, लेकिन जो बेसिक बात है, जो 1 मई 1886 से शुरू हुई शिकागो में, अमेरिका में शिकागो शहर में मजदूर संगठनों ने मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए 8 घंटे काम करने, शेष समय अपने उन्नति के लिए 8 घंटे मनोरंजन के लिए, 8 घंटे सोने के लिए करते हुए काम की जब मांग की, उसको उस आंदोलन के लिए जो आंदोलन शुरू जी, हुआ, जी, वो 1 मई को शुरू होकर जी, 4 मई को एक दुखद हिंसक घटना के बाद समाप्त हो गया। तब से लेकिन उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई,
और अन्य जो काम चले उसमें मजदूरों के बीच में इस बात को लेके चर्चा कंटिन्यूस होती रही कि ये 8 घंटे काम वाला जो आंदोलन है इसके लिए काम होना चाहिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा संक्षेप में प्रकाश डालिए कि वास्तव में इस अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस की पृष्ठभूमि क्या है? कब से ये शुरू हुआ? उसका क्या पहली बार कैसा आंदोलन था? क्या उसकी भूमिका रही थी और उस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? एक्चुअली 19वीं शताब्दी के आते-आते जी, भारतीय समाज में, दुनिया में, भारतीय समाज के साथ-साथ दुनिया में इस बात को लेके चर्चा होने लगी कि कामगारों के और नियोक्ताओं के बीच जो संबंध हैं जी, और उनकी जो शर्तें हैं, काम के घंटों को लेकर के, उनके रहन-सहन को लेके, जी। उसके लिए कुछ कंडीशंस, शर्तें निर्धारित होनी चाहिए, अच्छा। जिसमें काम के घंटे मूल रूप से आए हुँ, हुँ। कि 8 घंटे, क्योंकि तब तक ये निर्धारित तो था नहीं हुँ, हुँ। कि काम कितने घंटे होगा। जी, जी। तो 24 घंटे में 8 घंटे काम होगा, हुँ, 8 घंटे मजदूर अपना मनोरंजन, सामाजिक कार्य और जो भी करना चाहेंगे हुँ। उसके लिए, और 8 घंटे उसके आराम सोने के जी, लिए। इसको लेके 1 मई 1886 अच्छा। को अमेरिका के शिकागो नामक स्थान पर, शिकागो शहर। शिकागो शहर में जी, ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन मजदूरों का आंदोलन था, ठीक तरह से चल रहा था, लेकिन 4 मई को वहां हिंसक घटना होने की वजह से इस घटना ने दूसरा रूप ले लिया। 4 मई की जो घटना है जी। वो ये है कि हे स्क्वायर चौक पर मजदूर इकट्ठे थे और अपना 8 घंटे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे। जी, इसी बीच जो पुलिस लगी हुई थी वहां, उनकी तरफ करके एक बम उनको फेंका गया, जहां उनमें से कुछ पुलिस वाले हताहत हो गए, घायल हो गए जी, और वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आक्रामक रुख अपनाया, लगभग 100 लोग घायल हुए, उसमें अरेस्ट हुए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और आंदोलन भी उस समय पूरा का पूरा स्थगित हो गया। स्थगित हो जैसे कि आपने अब बताया कि नियोक्ताओं और कामगारों के बीच आपसी व्यवहार को लेकर के ये आंदोलन चला था। तो नियोक्ताओं से शायद यहाँ पर तात्पर्य जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, जो भी उद्योग घराने थे, जो भी उस समय के कल कारखाने थे, उन्हीं से रहा गया। होगा? उन्हीं से वही नियोक्ता वही कहलाते हैं, नियोक्ता थे, वही नियोक्ता और उनके यहाँ काम करने वाले श्रमिक कामगार। कामगार। के लिए कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं है, हुँ, हुँ। तो वहीं से तो शुरुआत हुई। इसीलिए 1 मई को जी, हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो जो शुरुआत थी वो उस चेतना से है जो ये कहती है कि जो कामगार है उसको भी एक सामान्य रहन सहन का अधिकार है। अधिकार होना चाहिए। वही बात है कि हाथ बढ़ाना है, हाँ, चाहे पूंजीपति हो, हाँ, चाहे हाथ श्रमदान बढ़ाना करने वाला साथी। व्यक्ति हो, हाँ, एक-दूसरे का हाथ थामो और जैसा जीवन जी शैली जी तुम अपने लिए कामना जी। करते हो, वैसे ही एक जीवन अकेला स्तर थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाएँ। मिलकर बोझ तो उठाए। दूसरे को भी वही जीवन स्तर मुहैया कराओ जी जो अपने लिए तुम कामना जी करते हो। बिल्कुल, तो उस समय के जितने रिपोर्ट्स आई थी, ख़ास तौर से शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर के जो वहाँ का गवर्नर था, उसका खुद का अपना बयान है। वो उस दिन घटना के समय थोड़ी देर पहले तक वहाँ पर था और उनके बयान के अनुसार मज़दूर पूरी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे
और जो बाद में मुकदमा भी चलाया गया था, तो मुकदमे में भी पुलिस अदालत में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दे पाई थी कि वह बम आंदोलनकारियों की तरफ से ही फेंका गया। और यहाँ तक कि बम किसने तैयार किया और किसने फेंका, इसका भी कोई साक्ष्य पुलिस प्रशासन अदालत के समक्ष नहीं दे पाया था। और मजे की बात, जिन 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई, उन 8 लोगों में से केवल 2 ही उस दिन हे मार्केट स्क्वायर पर गए थे, बाकी 6 तो वहां उपस्थित भी नहीं थे। नहीं, सत्य तो यही है। सत्य ये है कि ये सर्वविदित है कि मजदूर वहां बम लेके तो गए नहीं थे। बिल्कुल। ये प्री प्लान्ड जी बमबाजी की घटना तो होनी नहीं थी वहां। जी जी। आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आंदोलन तो सुबह शुरू हुआ तो था और आंदोलन यह न चल जो पाए। बमबाजी की घटना हुई, ये रात में 10:30 बजे हुई है। मैं कह रहा हूं कि आंदोलन न चले, जी ये तो साजिश ही हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो इसके पीछे कोई लॉजिक है नहीं। जी जी और आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा तो ये एक रूप लेगा, जी ये समाज में इस बात की जागृति पैदा करेगा, क्योंकि दुनिया का समाज मानवीय है। जी मानवीय मांग जब भी की जाएगी तो कुछ लोग तो उनके पक्ष में आएंगे ही। जी। ये डर जो था लोगों का, हो सकता है उन्होंने साजिश की हो उसमें, लेकिन इतनी बड़ी घटना ये हो गई कि उसके बाद मजदूर आंदोलन पूरा नष्ट हो गया और दमनात्मक कार्रवाई, 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे उसमें। जी और मैं समझता हूं कि मुकदमे के बाद भी जिन लोगों को सजा हुई, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि 2 लोग घटना स्थल पर थे ही नहीं, 2 ही थे। 2 ही थे, 6 थे ही नहीं, 6 थे ही नहीं। और उन 6 को भी सजा हुई। 6 को भी सजा। तो ये तो सिर्फ एक भय क्रिएट करने के लिए, जी इस तरह के आंदोलन न खड़े हों, जी तो ये भय जो क्रिएट करना चाहते थे, साजिश भी उन्होंने की होगी, बट नेचुरल है, मजदूर क्यों साजिश करेगा, और उसके पास इतना कहाँ संसाधन है, तो ये सब उसके साजिश का हिस्सा था। लेकिन इस घटना के बाद फिर क्या प्रभाव पड़ा? क्या मजदूर नहीं, आंदोलन लेकिन एकदम से समाप्त हो गए या पूरे विश्व में कुछ-कुछ प्रयास होते रहे? नहीं, इस घटना ने कम से कम, नहीं, चेतना पहले से थी मजदूरों में, कामगारों में चेतना पहले से थी। और इस बात को लेके जो आपसी चर्चा रहती थी, उसको लोगों ने आत्मसात किया था, वो एक रूप ले रहा था। उसी समय ये दर्दनाक घटना हुई, इस दर्दनाक घटना ने भी उस चेतना को खत्म नहीं किया। अच्छा। ये चेतना और बलवती हुई और दुनिया के कई देशों में इस तरह का संगठनात्मक कार्यक्रम शुरू हो गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके 5 साल बाद 1891 में मजदूरों ने एक सभा की और उसमें ये डिसाइड किया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि 1 मई की घटना वही है जिसमें ये दर्दनाक पक्ष आया। इसलिए 1 मई मजदूर दिवस घोषित किया जाए। स्वीकार करना, घोषित करने के लिए दबाव बनाना, घोषित करने की मांग करना, ये उससे अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये चेतना वहीं से इसका बीजारोपण होता है। और उस चेतना का परिणाम ये हुआ कि 1991 में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प, और प्रतिवर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। सर, जैसा अभी आपने बताया कि जो 1 मई 1886 का आंदोलन हुआ, वो 8 घंटे की डिमांड का था, तो वास्तव में 8 घंटे का आंदोलन था क्या? एक्चुअली दुनिया में ये औद्योगिक क्रांति के बाद से ही ये बात होने लगी थी, चर्चा में रहने लगी थी कि जो मजदूर वर्ग है, इसके लिए भी काम की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए,
ताकि वो अपने जीवन का यापन अपने तरीके से, सुनियोजित तरीके से कर सके। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में 1594 ईस्वी में फिलिप के राजा फिलिप द्वितीय जो थे स्पेन के, उन्होंने अपने यहाँ जो कामगार थे उनके लिए 8 घंटे और खदान मजदूरों के लिए 7 घंटे काम की समय सीमा निर्धारित कर दी। अच्छा, यहीं से एक चेतना का संचरण हुआ कि काम के घंटे 8 होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए और ये सख्ती से लागू होना चाहिए। तो ये जो 19वीं सदी में हमने आंदोलन देखा, इसकी भूमिका जो है लगभग 3 शताब्दी पहले 16वीं जी जी, और मजदूरों में ये ऐसा नहीं था कि एकाएक आ गया। 8 घंटे की मांग जो डिमांड हुई, ये एकाएक नहीं हुआ, ये बाकायदा एक शोधित सामाजिक कार्यक्रम था और उसकी परिणति खराब हुई वो अलग बात है, लेकिन वो चीज पहले से चेतना में थी कि मजदूरों के लिए काम के घंटे 8 निर्धारित होने चाहिए। लगभग 300 साल लग गए इसको, 1594 300 साल लग गए, 1886 लगभग 300 साल। जी। तो सामाजिक उद्योग विकास तो समय लेता ही है, ये तो समय की प्रक्रिया नहीं, वो भी सामाजिक राजतंत्र, उसके बाद राजाओं का रहन सहन, तरह तरह की रीतियां कुरीतियां, उसके बीच से ये आंदोलन एक घर कर गया और घर ही नहीं कर गया बल्कि चेतना में बस गया कि काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए। तो इस आंदोलन के बाद ये 8 घंटे की व्यवस्था जो 16वीं सदी में स्पेन ने दी, फिर 1886 में इसकी मांग को लेकर आंदोलन हुआ, फिर कहीं ये लागू हुआ, किसी देश ने इसको लागू किया? स्पेन के राजा ने 1594 में 8 घंटे लागू कर दिया अपने यहाँ। और 1886 के आंदोलन के बाद उसके बाद फिर 1917 में रूस ने सभी कामगारों के लिए, लेकिन इसके बीच में ये जो जब 1917 जो था, जिसमें विश्व युद्ध के घटनाक्रम के बाद एक बहुत बड़े समाज में जागृति उत्पन्न हुई, क्योंकि बहुत सी चीजें युद्ध ने दी हमको, उसमें से एक ये भी है कि सामाजिक चेतना आई थी, इतनी ज्यादा बढ़ी कि सोवियत रूस ने सारे मजदूरों के लिए, खेतिहर मजदूरों से लेके वो काम के घंटे 8 निर्धारित किए। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उरुग्वे में 8 घंटे का पूरा एक मसौदा ही तैयार हो गया और वो दुनिया में लागू हुआ। ये जो आंदोलन चले, ये जनचेतना आई श्रमिक और कामगारों की स्थितियों के बदलाव को लेकर के, और ये पूरे विश्व में रहा और पूरे विश्व में एक समान भाव से चला है। तो जिन श्रमिक अधिकारों को लेकर के ये आंदोलन और ये चेतना चल रही थी, मूलतः वो अधिकार हैं क्या जिनकी चर्चा उस समय से लेकर आज तक चल रही है? श्रमिक मूल अधिकार क्या है? श्रमिक मूल अधिकार आदमी के जो जीवित रहने के अधिकार हैं, जो उसके रहन सहन के तरीके के अधिकार हैं, उसको मूलभूत सुविधाएं जिसमें भोजन, पानी, स्वच्छता, कार्यस्थल पे साफ सफाई की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं से संबंधित है। दर्शकों की आम समझ के दृष्टिकोण से अगर इसको हम बिंदुवार समझना चाहें तो किन प्रमुख बिंदुओं में इनको हम बांट सकते हैं? सबसे पहला तो उसके श्रम का मूल्य, जिसको हम मजदूरों के जो कार्य करने के घंटे हैं वो 8 अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन 8 घंटों का मूल्य क्या होगा? वो तो अपना श्रम बेच रहा है, बिल्कुल, और बाकी पूंजी जो है जिसने भी लगाई हो उसको उसका पूरा प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा ना। तो उसके श्रम का मूल्य उसको वाजिब तरीके से और तार्किक रूप में मिले, ये एक बेसिक बात थी।
मतलब जो जितना भी मजदूरों की चेतना में उस समय तक घर कर चुकी थी कि काम के घंटे निर्धारित हों और उसका वेतन निर्धारित हो। इसके लिए जागृति पूर्ण हो चुकी थी और मिल मालिकों, संस्थानों एवं ये जो आपके एक वर्ग का नया उदय हुआ था, उनमें ये चीज आ चुकी थी तब तक कि बिना इनके लिए तार्किक वेतन निर्धारित किए अब काम नहीं चलेगा। लिहाजा पहला इशू काम के घंटे के बाद फिर निर्धारित हुआ कि अब इनके वेतन का निर्धारण होना चाहिए, जिसको मिनिमम वेज, ठीक है, उसको निर्धारित किया गया, निर्धारित हो गया। फिर तरह तरह के आंदोलन समाज में उठे और काम के घंटे निर्धारित हुए, उसका वेतन निर्धारित हो गया। वेतन के अलावा दूसरा प्रमुख बिंदु क्या हो सकता है जिसको हम श्रमिक अधिकार मान सकते हैं? उसके स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा जी, उसके स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, उसके जीवन की रक्षा, उसके लिए बीमारी और उसकी दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी जो जीवन से संबंधित थी मूलभूत सुविधाएं, वो श्रमिकों के लिए बने, निर्धारित हों। सर, वेतन और उनके बेहतर जीवन से संबंधित बिंदुओं के अलावा क्या कोई और भी अधिकार ऐसे हैं जो श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं? जी, क्योंकि समाज में मजदूरों में चेतना का जागरण हो चुका था, लिहाजा वो अपने सम्मान, मान और समाज में रहने के तौर तरीकों के प्रति भी जागृत थे। लिहाजा किसी तरह का भेदभाव, चाहे वो लिंग भेदभाव हो, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, धार्मिक भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव मजदूरों के बीच में नहीं होगा। मानव समाज में जो स्थान समाज में मानव का है वो उनका भी रहेगा, इसके लिए जागृति होने लगी। अर्थात कहने का आशय ये है कि कार्यस्थल पर किसी तरह का दो अलग-अलग श्रमिकों के बीच आप कोई भी निर्णय लेते समय, चाहे वो वेतन हो, चाहे सुविधा हो किसी प्रकार की, आप कोई लैंगिक, जातीय या धार्मिक भेदभाव नहीं रखेंगे। इसके अलावा कोई और ऐसा श्रमिक अधिकार जो पूरे विश्व के कामगार समूह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट? नहीं, कामगार और उसके मालिक का जो संबंध है जी, उसके बीच में वार्ता के लिए स्थान और वार्ता के लिए समानता जी, इसके लिए जागृति आई। वरना तो मिल मालिक राजा, बाकी सब प्रजा, एक पक्षी चलता था, एक पक्षी होता था जी। हमने जो कह दिया वो तुम्हारे लिए काफी है, इसके बीच में कोई तर्क नहीं है जी। लेकिन जब मजदूरों में जागृति आई, समाज में जागृति हुई, तो इन अधिकारों के प्रति भी लोगों में चेतना जागृत हुई और रिजल्ट ये हुआ कि मजदूर संगठनों का गठन होने लगा। मजदूर संगठनों का गठन होने पर जो संगठनकर्ता होंगे उनके प्रति दुर्भावना रखना ये उचित नहीं है, इसलिए उनके साथ संभाव रहेगा। काम की उन्नति हो, काम के जो पैरामीटर्स हैं उनको बनाने में दोनों की भागीदारी हो, श्रमिक की भी रहे और श्रम को खरीदने वाले की भी रहे, ये स्थापना होगी। इसके लिए जरूरी है कि श्रमिक संगठन बने, इसलिए श्रमिक संगठनों को जगह मिलेगी और उनके साथ वार्ता होगी। फिर इसको और आगे ले गए तो श्रमिकों के लिए आयोग और वो बना दिए गए। काफी उन्नति फिर इसमें शुरू हुई जागृति के साथ। आरंभिक दौर में जैसा कि नियोक्ताओं का व्यवहार रहता था कि यदि कोई कामगार या श्रमिक, उनका जो कर्मचारी है, वो मजदूर संगठन या किसी भी इस तरह के संगठन से संबंध रखता है, तो उसके प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार रखते थे। उनको काम से निकाल देना
संगठन के खिलाफ चलने वाले लोगों की भर्ती करना, जासूस तैनात करना, इस तरह की कार्यवाही वो करते थे। तो क्या ये जो संगठन वाला अधिकार श्रमिकों को मिला, इसके बाद क्या कोई ऐसी व्यवस्था आई जिसमें कि अगर कोई श्रमिक किसी संगठन का सदस्य बन जाता है, तो क्या उसको वो जो पहले बैर-भाव वाला रवैया चलता था, क्या उससे कोई सुरक्षा मिली? जी, श्रम कानून लागू हुए जी। और रिजल्ट ये हुआ कि ये जो मनमानी होती थी हुँ, हुँ। कि आप काम करोगे और ये काम नहीं करेंगे, अच्छा। इसके लिए कोई तार्किक पक्ष होना चाहिए। हुँ, हुँ। उसके लिए एक कार्रवाई का तरीका बना दिया गया कि अगर आपने उसको काम से हटाना है, तो उसके लिए जीनून कारण सुनवाई और उसका पूरा लिपिबद्ध होना ज़रूरी था। वो जो एक बैर-भाव लेके मनमाना नहीं, रवैया नहीं, था, मनमाना नहीं, उसके उसका बाद अवकाश समाप्त हो जी, गया। जी, वो समय समाप्त हो गया, हुँ, औद्योगिकरण हो चुका था, उसके बाद श्रमिकों के अधिकारों के लिए जागृति आ चुकी थी और उसका परिणाम ये हुआ कि इस तरह के नियम बने, जिन्होंने बाद में कानून संहिता का रूप ले लिया हुँ, हुँ। कि आप मनमाने तरीके से किसी श्रमिक को न हटा सकते हैं, न उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं कि इसको 6 रुपए देंगे, उसको 9 रुपए देंगे। जी। समान काम, समान वेतन और उचित प्रक्रिया के तहत दंडात्मक कार्रवाई। सर, जैसा कि अभी आपने ये जितने भी श्रमिक अधिकार बताए हैं, क्या वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन या डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ है, जो इन श्रमिक अधिकारों की रक्षा करता है? जी, अक्टूबर 1919 जी। में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा विश्व श्रमिक संगठन जी। ILO जी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अच्छा। और उसके जो काम निर्धारित किए गए, हुँ। जो उसका कार्यक्षेत्र बनाया गया, वो पूरा विश्व है और उसके लिए कोर स्टैंडर्ड तय किए गए। अच्छा। वो कोर स्टैंडर्ड मुख्य रूप से जो माने जा सकते हैं उसमें नंबर 1 पे है कि किसी भी संगठन का सदस्य हुँ। कोई भी श्रमिक हो सकता है, जो संगठन सरकार और उससे टोटली अलग होगा नियोक्ता से। नियोक्ता से। अच्छा, नियोक्ता और सरकार का क्या है, इन संगठनों पर कोई हस्तक्षेप या नो, दबाव रहता है? कोई नहीं रहेगा? कोई हस्तक्षेप नियोक्ता का उसमें नहीं होगा। अच्छा। अर्थात ये जो संगठन या संघ होंगे, श्रमिकों के या कामगारों के, श्रमिक संघ जिनको कहते हैं, ये ट्रेड यूनियन, ट्रेड श्रमिक संघ, यूनियंस ये टोटली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और होंगे, फ्री होंगे, अराजनीतिक होंगे। अराजनैतिक भी होंगे। इसके अलावा और कौन से स्टैंडर्ड हैं जो आईएलओ पूरे अपने सदस्य देशों में लागू करवाता है? सबसे पहला तो अपने उसके लिए वार्ता हुँ। और उसकी सौदेबाजी वार्ता करके अपने श्रम की सौदेबाजी जी। करने के लिए स्वतंत्र है श्रमिक। श्रमिक संगठन के माध्यम तो ये नहीं, क्या संगठन के माध्यम इंडिविजुअल नहीं, अच्छा, इंडिविजुअल नहीं कर सकते, ना ना ना, संगठन के द्वारा करें। संगठन के माध्यम उसके सदस्य वो हो सकते हैं हाँ। और सदस्य लिखित में होंगे जी। और उनका ये पूरा अधिकार होगा कि हुँ। अपने श्रमिक संगठन के लिए वो कंट्रीब्यूट करें और उसके साथ पूरा सामंजस्य बनाए। तो शायद यहीं से पूरी दुनिया में जो आज भी अपने भारत देश में भी तमाम हम ट्रेड यूनियंस देखते हैं, तो इनका जो मुख्य आधार इन ट्रेड यूनियंस का पड़ा, वो यहीं से पड़ा हुआ यहीं है, से पड़ा यहीं से पड़ा। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण मानक है आईएलओ का, जो जैसे श्रमिक अधिकारों की रक्षा करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक न्यायालय बना हुआ है, अच्छा। जिलों में सेवा कार्यालय बने हुए हैं जो ये देखभाल करते हैं कि वहाँ बाल श्रमिक तो नहीं है, उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है कि नहीं। अच्छा, बाल श्रम का उन्मूलन भी बाल श्रम का उन्मूलन इसी का एक हिस्सा है, आईएलओ का एक स्टैंडर्ड ILA का है, एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है। जो एक श्रमिक अधिकार आपने बताया था अभी कि कार्यस्थल पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, समान श्रम तो समान समान वेतन। जी, ये क्या आईएलओ के अपने जो ये कोर लेबर स्टैंडर्ड हैं, उसी में उसका है, हिस्सा है ये? उसी का हिस्सा है। उसका भी हिस्सा है ये। तो अर्थात जो मुख्य तौर पर 4-5 श्रमिक अधिकार हैं,
उनको आईएलओ ने एक्सेप्ट किया है एक्सेप्ट नहीं किया और और उसके प्रति कुछ जागरूक भी है। जागरूक भी है। अगर किसी तरह की शिकायत कहीं से आती है, जी। शिकायत नहीं भी आई तो स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं वो। अच्छा। उनके अधिकारी वहां जाके कार्यस्थल को देख सकते हैं। जी, जी। तो अर्थात वो स्वतः संज्ञान लेकर के भी वो कार्रवाई जी, करते हैं। जी। वो स्थान देखते हैं, वो उन चीज़ों को, उन मानकों पे उसका निरीक्षण करते हैं। अच्छा। हुँ। तो अब इस पृष्ठभूमि में जितनी अब तक हम लोग चर्चा की है, अब यहाँ पर मेरा विशेष आग्रह आपसे रहेगा हुँ। कि अब तक हमने वैश्विक परिदृश्य में देखा है कि क्या श्रमिक आंदोलन रहे हैं, उनसे क्या निकल के आया, परिणाम क्या रहा है। भारत में इनका क्या रहा परिदृश्य और वर्तमान में, विशेष तौर से वर्तमान में ट्रेड यूनियनों की और कामगारों की क्या स्थिति है? ये जो सैद्धांतिक रूप से जितने भी श्रमिक अधिकार और उनके संरक्षण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, वास्तव में व्यावहारिक रूप में कितना अनुपालन हो पा रहा है? इस भारत पर थोड़ा-सा। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो मैं समझता हूँ कि हर स्तर पर डेमोक्रेटिक वे में जी, ये लागू हुआ है। लागू हुआ। व्यावहारिक तौर पर क्या ये पालन होता है? अब देखिए, विसंगतियाँ तो सब जगह आती हैं, उनका निदान होता है। जी। लेकिन अभी काफ़ी भूमिका हुँ। हमारे इस व्यवस्था में है, जो श्रमिक संगठनों की रहती है। अच्छा। ट्रेड यूनियंस का क्या रोल है? वो कामगारों के साथ कितना खड़ी हैं निष्पक्ष रूप से? ट्रेड यूनियंस उनके अपने संगठन हैं। जी। अब संगठनों का जहाँ तक सवाल है, तो उसी तरह से है कि संगठन किस तरह से चल रहा है। जी। बाकी अधिकार तो उनके बाकायदे सुरक्षित है। न्यायालय हुँ। कोई भेदभाव नहीं कर रहा है इसमें। वो कोर्ट जा सकते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी पंचायत इस बात के लिए हुए हैं। जी। काफ़ी ट्रिब्यूनल बने हैं, जिन्होंने अपने निर्णय लिए हैं। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विराम देना चाहेंगे। एक बार हम पचौरी जी के साथ में दोबारा फिर बैठेंगे और उस चर्चा में हम थोड़ा-सा ध्यान देना चाहेंगे, भारत की जो ट्रेड यूनियनों की भूमिका रही है और उनकी गतिविधियाँ रही हैं, उनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, उस पर थोड़ी-सी एक बार विस्तार से चर्चा करने का फिर से प्रयास करेंगे। आज तक की जो आज की अब तक की चर्चा रही है, इसके लिए आप सबने हमें इतना यहाँ तक समय दिया, उसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद। पचौरी जी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाला इस चर्चा के लिए, आपका बहुत-बहुत आभार। हालाँकि सर का स्वास्थ्य भी उतना अभी ठीक नहीं रहता है, कुछ अपनी स्वास्थ्य की शारीरिक समस्याएँ हैं, उसके बावजूद उन्होंने हम लोगों को समय दिया, अपना कीमती योगदान दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में आपके साथ एक बार फिर बैठेंगे, तब देखेंगे, आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो ट्रेड यूनियनें रही हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ रही हैं और उनका भारत के कामगार वर्ग के हितों की रक्षा में क्या योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये काम आगे बढ़े, आप कभी भी आपका स्वागत है, आप आइए। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा।